बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर तारड़ है। मैं आईसीबी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फ़िज़िक्स में, और मैं आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। उसमें लेक्चर नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम with respect to the direction of propagation of waves itself, mechanical waves may be classified as longitudinal or transverse। ये दो टाइप्स हैं मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन के लिहाज से। इनको आगे हम देखते हैं डिटेल्स। ये स्टूडेंट्स, आप ये फिगर देख रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को पहले डिस्कस करेंगे। इस केस में हमारे पास एक स्प्रिंग है, सिलिंकी स्प्रिंग, जिसको हमने स्मूथ फ्लोर पर रखा है और उसका एक एंड सपोर्ट से बंधा है, जबकि दूसरा एंड हमने हाथ पे पकड़ा है और उसको हम कंटिन्यूसली पुश और पुल दे रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ऐसा करके डिस्टर्बेंसेस का एक सीरीज़ जनरेट होती है जो कि मूव करती है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द फिक्स एंड। इनमें हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पे स्प्रिंग के लूप्स करीब करीब होते हैं, ऐसी जगहों को हम कंप्रेशन कहते हैं। और बाज़ जगहों पर जब आप रेयरफेक्शन यानी आप हाथ को पीछे ले जाते हैं, खींचते हैं, स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, तो उस सूरत में रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसमें लूप्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब हम अपना हाथ पुश करते हैं तो उस वक़्त स्प्रिंग के लूप्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है और उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। इसी तरह कंटिन्यूसली पुश और पुल जब करते हैं तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रैवल करते रहते हैं टुवर्ड्स राइट। ये तो स्प्रिंग की बात है। अगर हम जनरल बात कर लें तो किसी भी मीडियम में कंप्रेशंस जो हैं वो वाला हिस्सा कहलाता है जिसमें पार्टिकल्स क्लोज़र होते हैं एक दूसरे के ज़्यादा, और वो वाला हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स स्पेस्ड अपार्ट यानी उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। अब कोई भी दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के दरमियान डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है, इसको वेव लेंथ कहेंगे, और उसको लैम्डा, जो कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है सिंबल एक, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान भी डिस्टेंस हो सकता है, यानी साथ साथ वाले। कंसेक्टिव का मतलब एक कंप्रेशन से अगला साथ वाला कंप्रेशन, उनके दरमियान डिस्टेंस। और वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जैसे कि हमने पहले देखा कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इस केस में हमने देखा, तो लिहाजा ऐसी वेव्स, द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव back and forth along the direction of propagation of wave are called longitudinal waves। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो साउंड वेव इसकी एग्जांपल में से है, और जो वेव्स अभी स्प्रिंग में प्रोड्यूस की अपने फिगर में देख रहे हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हम ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है।
उसी तरह जैसे पहले एक स्लिंग की स्प्रिंग था, अभी भी हमारे पास एक उसी तरह का स्लिंग की स्प्रिंग है जिसको हमने स्मूथ फ्लोर पर रखा है, और इसका एक एंड जो है वो सपोर्ट, जो रिजिड सपोर्ट है उसके साथ अटैच किया, फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड जो है उसको अपने हाथ में पकड़ा, और इसको हम मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। पहले हम मूव कर रहे थे राइट लेफ्ट यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इस केस में हम मूव कर रहे हैं इनको परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, उसके यानी अप एंड डाउन। इससे क्या होगा कि जब आप अप मूव करते हैं और फिर नीचे लेके आते हैं मीन पोजीशन तक, तो एक क्रस्ट जो है वो, जैसा कि आप फिगर में उसको क्रस्ट का नाम दिया, जो कि मीन पोजीशन से ऊपर का पार्ट है, और इसी तरह जब उसको वापस नीचे लेके आप एंड को नीचे लेके आते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं, तो मीन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट जो उसको ट्रफ कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि उनको नीचे वाले पार्ट को भी इंडिकेट किया हुआ है। अब क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स while the troughs are the lowest points of the particles of the medium from the mean position. अब distance between two consecutive crusts or troughs is called wavelength. इसी तरह जैसा कि हमने longitudinal wave के केस में देखा कि दो consecutive कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा, और इसमें दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स उनके दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं ये लैम्डा से रिप्रेजेंट किया। अब इसमें भी क्रस्ट और ट्रफ जो हैं वो मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी इसके हर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, उसकी वाइब्रेशन वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी जिस तरफ वेव जा रही है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। द वेव्स इन विच द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर to the direction of propagation of waves are called transverse waves. इसकी एग्जांपल्स जो हैं वाटर वेव्स, और जैसा कि अभी स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस की और उसको हमने डिस्कस किया, देख रहे हैं आप, और लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। So waves as carriers of energy. Dear students, जिस तरह के मैटर के ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, जिसकी एग्जांपल इस तरह लीजिए, एक कार रुकी हुई है और आपको पता है ऑब्जेक्ट रुका हो, उसमें एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो है। अब एक दो बंदे आके उस कार को धक्का लगाते हैं, वो मूव करने लगती है, तो इट मीन्स इसमें एनर्जी आ गई। तो ये दो आदमी आए, उन्होंने आके एनर्जी इसमें ट्रांसपोर्ट की। तो इसी तरह जब बच्चे गोलियां खेलते हैं तो उसमें एक गोली रेस्ट में है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें एनर्जी ज़ीरो है, तो एक बच्चा दूसरी गोली उसको मारता है जिससे वो पहले वाली गोली मूव करने लगती है, यानी उसमें एनर्जी आ गई। तो ये कैसे आई कि पहले वाली एक गोली आके उससे टकराई, यानी मैटर ट्रांसफ़र हुआ, उसके साथ मूव किया मैटर ने। जबकि वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता। वेव्स के केस में मैटर उसी जगह वाइब्रेट करता है और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है, रस्सी, उसको पकड़कर हम अगर अपने हाथ से अप एंड डाउन मूव करते हैं
तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र करते हैं, और स्ट्रिंग के जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं उनमें ये एनर्जी जाती है, और वो वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए अगले पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं, और इस तरह से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये इसमें याद रहे कि जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ आगे ट्रेवल नहीं करते, बल्कि वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। वेव्स। अब डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑफ वेव ऑन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। The amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from its rest position, यानी एम्पलीट्यूड। यानी जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वेव का उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी एनर्जी डिलीवर्ड टू द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। अब फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है? अगर हम फास्टर शेक करें स्ट्रिंग को ज़्यादा स्पीड से, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, तो देन पर सेकंड ज़्यादा एनर्जी डिलीवर होती है, क्योंकि पर सेकंड वेव्स ज़्यादा होती हैं तो पर सेकंड एनर्जी भी ज़्यादा डिलीवर होती है। अब हम वाटर वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप फिगर में देख रहे हैं कि जब किसी तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वेव्स जनरेट होती है, और ये वेव्स आउटवर्ड ट्रैवल करती है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि पानी की सरफेस के ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है। जब ये डिस्टरबेंस यानी वेव उस कॉर्क तक पहुंचती है तो कॉर्क जैसा कि फिगर में दिखाया है अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है, जबकि एनर्जी जो है वो जैसे फिगर में बड़े एरो से रिप्रेजेंट किया है टुवर्ड्स राइट ट्रैवल करती है। अब पानी जहाँ पर पत्थर फेंका गया था वहाँ का पानी मूव करके कॉर्क के पास नहीं पहुँचा, वहाँ का पानी उधर ही वाइब्रेट कर रहा था। कॉर्क जो है इस तक एनर्जी पहुँच गई। शुरू में ये रेस्ट में था, अब ये मूव करने लगा, इसका मतलब इसमें एनर्जी आ गई और वो वेव्स के ज़रिए से इस तक एनर्जी पहुँची। अब इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि दूसरी वेव्स की तरह पानी की जो वेव्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ये पानी दूसरी जगह नहीं जाता तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब वाटर वेव्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में कि बाज़ दफ़ा इतनी एनर्जी होती है वेव्स में कि वो बोट्स वगैरह को डुबो देती है। और इसी तरह वाटर की जो वेव एनर्जी है सी में, उसको एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको साल्टर्स डक कहते हैं, एक प्रोफेसर साल्टर हैं जिनके नाम से इसका नाम है। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाटर वेव्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन क्या है। जब वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब है कि उसकी कोई ना कोई स्पीड ज़रूर होगी, वेलोसिटी यानी। तो वेलोसिटी का फार्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको आप वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर यानी टाइम पीरियड
टी, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि वेव के साथ जो एसोसिएटेड टाइम पीरियड है वो क्या है। एक वेव को किसी पॉइंट से पास करने के लिए, एक वेव ट्रांसवर्स वेव्स के केस में एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेव कहलाएगी, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में एक कंप्रेशन और साथ वाला रेयरफेक्शन मिला के एक वेव बनेगी। तो एक वेव किसी पॉइंट से जितने टाइम में पास करती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और वेव लेंथ पहले हम बात कर चुके हैं कि एक क्रस्ट और ट्रफ की जो लेंथ है वो वेव लेंथ कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड टी में एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, लैम्डा के बराबर, वेव लेंथ लैम्डा। तो टाइम जो है वो टी कैपिटल हो गया टाइम पीरियड, और डिस्टेंस की जगह अगर हम लैम्डा पुट कर दें तो जो फार्मूला बनता है v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, ये फार्मूला बन गया हमारे पास वेलोसिटी का। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो t इज इक्वल टू 1/f। अब हम t की जगह 1/f पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/f। तो ये f ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ये वेव में बहुत यूज़ होती है। यहाँ v स्पीड ऑफ वेव है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, लैम्डा वेव लेंथ है। तो इस फार्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। ये फार्मूला ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी है और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स के लिए वैलिड है। तो अब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो स्पीड बाज़ दफ़ा सेंटीमीटर पर सेकंड में दी होगी, तो हमें उसको SI यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी तो आमतौर पर हर्ट्ज़, जो कि इसका यूनिट है हर्ट्ज़, अगर एक वेव किसी पॉइंट से 1 सेकंड में पास करे तो उसको फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज़। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल n वेव्स पास करती हैं किसी पॉइंट से गिवन टाइम t में, तो आप नंबर ऑफ़ वेव्स को टाइम से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह लैम्डा वेव लेंथ, अगर ये सेंटीमीटर्स में दी हो वैल्यू इसकी, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी स्प्रिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। अब हमें जो गिवन है इसमें वो फ्रीक्वेंसी दी है और वेव लेंथ दी है, हमें स्पीड फाइंड करना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो गिवन ये चीज़ें हमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दोनों की वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ होना था वो ज़रा मिसिंग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें 5वां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक के लिहाज से, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपने वेव स्पीड भी फाइंड करना है। पहले हम गिवन डाटा उसको नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेव्स जो कि पास कर रही हैं वो 100 है, और टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू द पॉइंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड है, और वेव लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर है,
जैसा कि मैंने पहले बताया ये एसआई यूनिट नहीं है, चूँकि तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 100 से डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। हमें कैलकुलेट टू बी कैलकुलेटेड वो क्या है, टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द वेव वी कैलकुलेट करना है, ये हमें पूछा गया है। अब पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। पहले भी बात की मैंने कि फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय t। n हमारे पास 100 और t 20 है, तो आंसर आ गया 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जब फाइंड कर ली तो टाइम पीरियड तो आसान है, टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड t क्या होगा, 1/f के इक्वल। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f यानी 1/5। इसका आंसर आ गया 0.2 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्पीड वेव की v। उसके लिए जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f भी हमने फाइंड कर लिया है, और टाइम पीरियड और वेव लेंथ हमें गिवन है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5 फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो गिवन है 0.06 और मल्टीप्लाइड किया तो आंसर है 0.03 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड है। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz। फ्रीक्वेंसी आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आप यूनिट देख के क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटीज़ है। चूँकि यूनिट हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी है। एंड ट्रेवल्स along the length of the spring of 90 मीटर। अब ये जो 90 मीटर है, वैसे तो वेव लेंथ का यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ वेव लेंथ नहीं है, ये पूरे स्प्रिंग की लेंथ है इन 0.5 सेकेंड। यानी वो जो वेव है वो स्प्रिंग का जो डिस्टेंस 90 मीटर है, ये 0.5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको जो कैलकुलेट करने को कहा है कि टाइम पीरियड वेव का कैलकुलेट करें, स्पीड कैलकुलेट करें, और सी ऑप्शन में व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय द वेव जो कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इक्वल है, ये है 90 मीटर। देन टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग 0.5 सेकेंड। अब देखिए कि उसने डिस्टेंस वेव ने कवर किया 90 मीटर का, टाइम लगा 0.5 सेकेंड, तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कैलकुलेट हमें टाइम पीरियड करना है, स्पीड v और लैम्डा कैलकुलेट करना। सोल्यूशन में जाएंगे तो पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए। चूँकि फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया, 1/f इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। नाउ स्पीड फाइंड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 90 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। सो अब जो क्वांटिटी है वो आपने फाइंड करना है, वेव लेंथ लैम्डा। v हमारे पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f। v इज़ 180 और f हमारे पास 190 है। इनकी अगर वैल्यू पुट कर लें आप, तो 180 डिवाइडेड बाई 190 आंसर इज 0.95 मीटर।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स transmitted by an FM station at 90 megahertz where 1 m यानी 1 mega जो है it is equal to 10 to power 6 and speed of radio wave is 3 multiplied by 10 to power 8 meter per second. आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ ही स्पीड गिवन है। तो चूँकि फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़ और 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6 ये आ जाता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 7 हर्ट्ज़। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स v वो गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला क्या लगेगा पहले प्रॉब्लम की तरह, लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। लैम्डा फाइंड करना है, फार्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। वी की वैल्यू भी है, एफ की भी है, फाइंड कर लेंगे, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।